एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, चैप्टर मेंटेनेंस हो गया था, प्रोसिक्यूशन हो गया था। हाँ, कौन सा एग्रीमेंट बाकी है? ये तो हो गया ना, अब पैराग्राफ पढ़ने को बोला था, अब पढ़ लो था। चैम्बर ने बोला ना हेल्प किया और शेयर मांगा, नहीं हुआ था, नहीं हुआ। आज सुबह तेरे को मुश्किल नहीं हुआ ये मेरा चैप्टर डी मेंटेनेंस वॉइड एग्रीमेंट्स का टॉपिक है। चैप्टर डी एंड मेंटेनेंस। अच्छा, व्हाट इज चैप्टर डी, व्हाट इज मेंटेनेंस समझ लो। टेक्निकल टर्म से पहली बार सुनोगे और सुना होगा और आखिरी बार ही सुनोगे, मतलब इसके बाद नहीं है, नहीं है, इंटर में भी नहीं आता, फाइनल में भी नहीं आता रिलेवेंसेस का, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल टर्म है। अब से फॉर एग्जांपल इसके गांव में जमीन है, इसको इसके नाम पे करवानी है, मतलब कुछ उसकी इसकी जमीन है एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ किया। अब तुमको पेपर में एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको अंडरस्टैंडिंग के लिए करी होता। तो ये मेरे पास आती है और बोलती है कि आपका सर वहां पे आना जाना रहता है, तो आप प्लीज एक काम करो, वो कोर्ट के हिसाब से समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? गाँव मतलब गोरेगांव समझो, कोई भी समझो, कुछ भी समझो, जगह जगह खाली करवानी है, इसकी ही है। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लेता हूँ कोर्ट के, तो मैं पूरी हेल्प करूंगा तुमको लिटिगेशन यानी कि कोर्ट केस, और अभी कुछ देने की जरूरत नहीं है, जब जीत जाएंगे तब जो भी आएगा प्रोसीड्स उसमें से मुझे शेयर चाहिए 10% सपोज, समझा? कोर्ट केस जब जीतेंगे तो वॉइड एग्रीमेंट्स में है, पता रिप्लेस नंबर मुझे पूछ रहे हो, उसको मुझे थोड़ी पेज नंबर याद होता है। क्लियर? तो लॉयर हो या ऐसे ही कोई? लॉयर हूँ और हेल्प करूंगा उसको, तो हेल्प करूंगा तो बदले में फीस नहीं चाहिए, जब केस जीतेंगे तो उसमें से शेयर चाहिए। अब जबरदस्ती थोड़ी है। अब बोलो इसमें कुछ इलीगल है क्या? कोई वॉइड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए? वैलिड, बिल्कुल वैलिड है। तो वॉइड में क्यों दिया वो बाद में पता है, लेकिन ये वैलिड होना चाहिए कि नहीं? फीस नहीं मांग रहा, उल्टा बोल रहा हूँ कि जब केस जीतेंगे तब शेयर दे देना, वो भी जबरदस्ती थोड़ी है, ऑफर दिया मैंने, बोलो मंजूर है तो बोलो, नहीं तो नहीं करूंगा मैं। अब तुम बोलोगे ऐसी हेल्प करो, वो थोड़ी चलते हैं, तो आप जा ही रहे हो ना बाद में, तो बस मेरा काम है वो करवा दो, ऐसे थोड़ी होता है। एज अ प्रोफेशनल में जाऊंगा ना, अपीयर करूंगा ना, तो मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए, सारा मैटर में देख लूंगा, एक छोड़ मैं बार बार जाऊंगा वहां पे, वहीं पे रहता हूँ। चल मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जब जीतेंगे तब चाहिए प्रोसेस शेयर। जब जीतेंगे तब शेयर चाहिए, तब तक शेयर की कोई जरूरत नहीं, तब तक कुछ भी फीस की जरूरत नहीं है। ये हो गया चैप्टर। अब मेंटेनेंस में तो और भी अच्छा है, मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, वगैरह कुछ भी ले सकता हूँ, चार्जेस ले सकता हूँ, लेकिन कोई शेयर नहीं ले सकता, नहीं लेने वाला। ये तो ये भी का वॉइड होगा, ये भी वैलिड कंसिडरेशन है, फीस दे रहा हूँ लेकिन कोई शेयर नहीं ले रहा हूँ, खाली मेंटेन कर रहा हूँ।
बोलो ये वैलिड होना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए? अब इसमें दोनों में सोसाइटी के अगेंस्ट क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट केस जेन्युइन नहीं है, मतलब जमीन इसकी नहीं है, समझ में आ रहा है? झोल करके उसको जमीन चाहिए अपने नाम पे। अब मुझे बोल रही है काम करो सर, झोल करते हैं जमीन अपने नाम पे हो जाए, गरीब लोग हैं वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? अब ये जो गलत केस है, ये हेल्प करके शेयर लेने का मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट समझ में आया? सो इफ द सूट इज बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब जेन्युइन, तो वैलिड है। जो बोनाफाइड नहीं है, फ्रॉडुलेंट है, तो वॉइड है। दोनों क्लियर? तो में जाने की जरूरत नहीं, वहां पे क्या दिया उसमें, बिल्कुल नहीं। ये मीनिंग देना है। एंड इन एडिशन टू दिस ये लिखना है कि इफ देयर इज अ बोनाफाइड सूट, इट इज वैलिड, बोथ आर वैलिड। इफ द सूट इज फ्रॉडुलेंट और नॉट बोनाफाइड, देन क्या उसको बोनाफाइड का उल्टा टर्म है, मतलब एंटोनिम है मालाफाइड। मालाफाइड इंटेंशन सुना है कभी? रॉन्ग इंटेंशन, किसी को चीट करने के इंटेंशन से सूट फाइल करना। बोनाफाइड का उल्टा, बोनाफाइड मतलब जेन्युइन। मालाफाइड वर्ड वहां पे इंस्टीट्यूट में नहीं यूज किया। हाँ सर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेंजेंट भी हुआ कि केस जीत सकते हैं नहीं? हाँ जी, हाँ बराबर है, कॉन्टेंजेंट हुआ, वो तो नेचर हुआ ना कॉन्ट्रैक्ट का, जीत भी सकते नहीं भी जीत सकते, लेकिन फेयर है ना। और अगर बोनाफाइड हुआ और केस हार गए तो वो वॉइड हो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना पैसा, अब बराबर वॉइड हो जाएगा पैसा। अभी तो बिल्कुल चलेगा यार, तुम एडवोकेट, एक एडवोकेट अपने गारंटी पे बोल रहा है कि मुझे फीस नहीं चाहिए, मैं मेरे रिस्क पे खेलूंगा। अगर मिला ना तो तुमको ज्यादा पैसे मतलब शेयर देना पड़ेगा, और तब तक क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना जिसके पास पैसे ही नहीं देने के लिए, तो मैंने क्या बोल दिया, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, पैसे लूंगा। हियरिंग में जितनी बार बोले मैं 1 रुपया चार्ज नहीं करूंगा, लेकिन सीधा जीतने के बाद मुझे 10% चाहिए। अब तो आई डिजर्व नो, इतना टाइम मैं तेरे को फ्री में खेलूंगा, मतलब लिटिगेशन करूंगा, और बाद में जब केस 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जीतू, तब तो बिल्कुल डिमांड कर सकता हूँ ना 10%। बुद्धि में जाए, चले बिल्कुल चले। Both agreements, stampede as well as maintenance, are valid provided the suit is bona fide. And if the suit is not bona fide or malafide or fraudulent or fake, तो फिर बिकॉज सामने वाले लोग और गरीब हैं, तो उनके साथ चीटिंग कर रही है। सर मेंटेनेंस में अगर उनका हेल्प कर रहे शेयर जो मिल रहा है, हाँ वो तो एक तरह से कंसीडरेशन है, हमारा रहना पड़ेगा, तो फीस लेगी, फीस है। अच्छा ऐसा दिया नहीं है कि फीस लेगी, लेकिन ऑब्वियसली फीस है, फ्री में कोई नहीं। हाँ फ्री में कोई नहीं करे, लेकिन शेयर नहीं है, शेयर नहीं है। मेंटेनेंस चार्जेस होंगे इसमें, इसमें मेंटेनेंस चार्जेस होंगे, मेंटेन करूंगा ना सूट, तो उसको चार्जेस मिलेंगे, फीस ही बोलो। और यहाँ पे कुछ नहीं फीस, सीधा शेयर इन द प्रोसीड्स। अब फ्री में क्यों काम करूंगा, पागल हो गया? फीस तो लूंगा ना कुछ तो लूंगा चार्जेस। क्लियर? चैम्पर्डी मेंटेनेंस। अच्छा कोई जरूरत नहीं इंस्टीट्यूट का लाइन लिखने की, ये परफेक्ट मीनिंग है, काम हो जाएगा। लेकिन इसके बाद दोनों लिखना वैलिड है अगर बोनाफाइड है तो, और बोनाफाइड नहीं है मतलब मालाफाइड है या फ्रॉडुलेंट है तो वॉइड है। ये इसको बोलते हैं कंप्लीट आंसर। जरूरी नहीं है हर सेंटेंस हो, जरूरी नहीं है कि लेंथ ज्यादा हो, जरूरी है कि सारा सारा कंटेंट कवर हो, शॉर्ट में दे दो चलेगा। अगर पेपर चेकर वुड बी हैप्पी तो तुमने कंसाइजली पूरा आंसर दे दिया, उनको राम कथा नहीं चाहिए, उनको सटीक आंसर चाहिए, क्योंकि वो ये अगर क्वेश्चन पूछा ना सैंपल मेंटेनेंस का तो 2 मार्क के लिए पूछेंगे, 2 या मैक्सिमम 3 मार्क्स। वो ये इतना दे दिया बहुत हो गया, मार्क्स मिल जाएंगे, ज्यादा नहीं चाहिए उनको। हाँ खाली को सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर? लेकिन ये टर्म्स यूज करना, इन द प्रोसीड्स ही चाहिए। प्रोसीड्स मतलब जो मिले, वो जो मिले, जो बेनिफिट मिले उसमें से शेयर चाहिए।
बचा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन बोला जाए इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। उन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया, देख इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन का अच्छा एग्जांपल दिया ना, एग्जांपल है ना, पढ़ो ना एग्जांपल पढ़ो, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। तो उनका एग्जांपल पढ़ना रिया, पढ़ो ना। An agreement by an agent to receive without his principal's consent compensation from another. दूसरा वाला एग्जांपल पढ़। A, who is the manager of a firm, agrees to pass a contract to X. If X pays to A rupees 2 lakh privately. कुछ समझा? मेरे फर्म का कॉन्ट्रैक्ट मैं तुमको दे देता हूँ, मेरे हाथ में किसको देना है नहीं देना है, और मुझे प्राइवेटली 2 लाख रुपए दे दो, तेरे को 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ। तो ये गलत है ना? मैंने फर्म के बिहाफ में जब काम करूंगा तो विदाउट करप्शन सिंसियरली काम करना चाहिए। अगर मैं ऐसा ब्राइब ले रहा हूँ तो मेरी ड्यूटी के अगेंस्ट मेरा इंटरेस्ट जा रहा है। इंटरेस्ट मतलब मेरा जो फायदा है वो मेरे ड्यूटी के अगेंस्ट जा रहा है। व्हाट इज माय ड्यूटी? सिंसियरली काम करो, पैसा ना खाओ, और उसके मेरा अगेंस्ट जा रहा है मेरा इंटरेस्ट। समझ में आया? मतलब पुलिस करप्शन करेगी और कुछ ड्यूटीज करेगी, ये गलत है। या अपनी ड्यूटी कर रही है और बदले में तुमसे चार्जेस ले रही है, समझा? नहीं, तुम्हारा वॉलेट ढूंढ लेते हैं, तुम्हारा फोन ढूंढ लेंगे, लेकिन बदले में चार्जेस देने पड़ेंगे। अरे क्या बात कर रहे हो? तुमको पगार किस चीज का मिलता है? तुम्हारा ड्यूटी है कि विदाउट एनी ब्राइब तुम सिंसियरली काम करो सोसाइटी के लिए। समझ में आ रहा है? अब तुम जो पैसे कमा रहे हो वो तुम्हारे ड्यूटी के अगेंस्ट जा रहा है भाई, उधर भी वही है ना? समझ में आया? तो इंटरेस्ट मतलब तेरा बेनिफिट, ऑब्लिगेशन मतलब तेरी ड्यूटी, तेरा बेनिफिट तेरे ड्यूटी के अगेंस्ट जा रहा है, नहीं चलेगा। ब्राइब भी हो गया और क्या? फर्स्ट पॉइंट, हाँ फर्स्ट पॉइंट क्या है? एजेंट है। अच्छा, प्रिंसिपल होता है, एजेंट होता है, मतलब एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है। से फॉर एग्जांपल कस्टमर के साथ काम करे। अब इसकी ड्यूटी है कि कस्टमर को खाली गुड्स सप्लाई करे। पेमेंट रिटर्न किसको जाना चाहिए? प्रिंसिपल को। अब ये प्राइवेटली पैसे ले रहा है, गलत है। पेमेंट किसको जाना चाहिए? प्रिंसिपल को जाना चाहिए। अगर एजेंट मांग रहा है कि मुझे भी एक काम करो, 1000 रुपए दे दो, ज्यादा नहीं 1000 रुपए दे दो, और उसने ले भी लिए, कस्टमर ने बेचारे ने दे भी दिए, गलत है कि नहीं? प्रॉपर्टी बेचते हैं तो एजेंट होते हैं बीच में और लेते ना पैसा। हाँ, पर वो गलत है ना? गलत है, गलत है ना? अब प्राइवेटली लेंगे तो नहीं चलेगा ना। देखो तुम ऐसा करो कि तुम प्रिंसिपल किस, एजेंट किसका है? इसका है ना, तो इससे कमीशन लो ना, कौन ना बोल रहा है। लेकिन तुम कस्टमर के साथ कैसे ले सकते हो भाई? कस्टमर तो हमारे लिए भगवान है, तुम उसके नाम से पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि वो अपने अकाउंट में किसका नाम दिखाएगा? नहीं समझा? कस्टमर जो पेमेंट करेगा 1000 रुपया, तो कस्टमर अपने बुक में किसका नाम लिखेगा? ए का या पी का? ऑब्वियसली पी का। तो मैंने 1000 रुपया उसको ज्यादा दिया, तो नाम तो मेरा खराब हुआ ना। अगर मैं प्रिंसिपल हूं तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, तुम नहीं ले सकते, तुम कमीशन ले लो। अगर तुम 1000 रुपया लेते हो तो भी वो पैसा छीन लेगा। इसको ऐसे समझो, होटल में टिप देते हैं, डोमिनोज में या मैकडॉनल्ड्स में टिप देना अलाउड नहीं है। नहीं कभी दिया है? हम तो होटल में भी नहीं देते, तो बात अलग है। लेकिन होटल में टिप देने का एक तरीका है, क्यों देते हैं पता नहीं, बस देते है ना। अब पूरी फैमिली गई है, आधा एक घंटे के बाद उठे तो 10-15 रुपए दे देते हैं, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिल भर दो निकलो। लेकिन देने का रिवाज है। डोमिनोज मैकडॉनल्ड्स में ऐसा होता भी नहीं है, तुम कितना भी दो। अब तुमको वेटर का सर्विस पसंद आ जाए, तुम फिदा हो जाओ वेटर पे, तो भी आर नॉट अलाउड टू। समझो, समझ में? अगर तुमने दे दिया और वेटर ने प्राइवेटली ले लिया, तो जो ओनर है, मैनेजर, वो सारा पेमेंट वापस करेगा, क्योंकि उसका ड्यूटी है सैलरी के लिए ही काम करना, कस्टमर से और 1 रुपया भी एक्स्ट्रा।
तो उसका जो बेनिफिट है वो उसके ड्यूटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, नॉट अलाउड। मैनेजर की जगह void हो गया तो फिर benefit कस्टमर को देना चाहिए, लेकिन कस्टमर गया सपोज तो क्या करेगा, ऐसे रहेगा रख तू, नहीं मैनेजर अपने पास ले लेगा। पता चला तो, पता नहीं पता चला तो कुछ नहीं होता। अब करप्शन किया पता नहीं चला तो, पता चला तो की बात होती है। अब मेरे साथ फ्रॉड हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट में सूट फाइल करूंगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो क्या करूंगा। डन, चैम्पर खत्म, मेंटेनेंस भी खत्म, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन भी खत्म। पहला भी एग्जांपल पढ़ लो कि वो आधा छोड़ा था, वही है जो एजेंट ने प्राइवेटली कस्टमर से पैसा लिया, गलत बात है, गलत बात। ये स्टेट एजेंट नहीं है, तूने स्टेट एजेंट का क्वेश्चन पूछा था, नहीं स्टेट एजेंट में दोनों से लेता है, लेकिन वो दोनों का एजेंट होता है। स्टेट एजेंट जो होता है ना, वो एक्चुअली दोनों का एजेंट होता है, सेलर भी बायर भी, इसलिए वो दोनों की तरफ से कमीशन लेता है। क्योंकि बायर इसके पास आता है खरीदने के लिए, सेलर इसके पास जाता है बेचने के लिए, बुद्धि में जा रहा है। इसीलिए वो तो यहाँ पे तो खाली पी का एजेंट है ना बाबा, यहाँ पे दोनों का एजेंट, तो दोनों से कमीशन। शेयर ब्रोकर्स होते हैं, वो दोनों से लेते हैं कमीशन, सेलर से भी बायर से, दोनों। समझा ना, अमाउंट कम होती है, कमीशन कम होता है, और दोनों से लेते हैं, तो बहुत अच्छा। और ये तो जबरदस्त है, 1 करोड़ का फ्लैट बेचा और इससे 1% लिया तो दो कितना हो गया, 2 लाख हो गया। तो महीने में एक भी फ्लैट बेचा, 2 महीने में एक फ्लैट भी बेचा, 3 महीने में एक भी फ्लैट बेचा, तो पैसिव इनकम है, ये थोड़ी परमानेंट है। बाकी चलता है, बाकी तो चलता है, और 1% ही लेगा, चलो ठीक है, कम भी किया तो कस्टमर मिलाने का पैसा। हाँ बस, और कुछ नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब एजेंट के पीछे एजेंट हो जाए, इस फ्लैट का भी दिखाऊं 100 रुपए दो, हो सकता है, नहीं वो वाइड है। एजेंट का जो काम है भाई, ड्यूटी तुम उसके अगेंस्ट कर रहे हो तो डन। और कुछ बचा नहीं, चल तो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी पे हो गया। अब देख अच्छे से कि एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी किसका पॉइंट है। हाँ, और उसमें 7वां पॉइंट एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, बराबर ना, पॉइंट नंबर 7 है ना, वो 6 है, ओके। तो उसके पहले के 5 पॉइंट्स करने पड़ेंगे और फिर वापस समराइज कर लेंगे कि क्या किया, कैसे किया वॉइड एग्रीमेंट। तो चलो 6 नंबर का अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, 5 से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट की ओर जाते हैं। 5 फिफ्थ एग्रीमेंट कौन सा है? consideration involves security to the person or property of another. तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी पर्सन को या किसी के पर्सन के प्रॉपर्टी को इंजरी क्रिएट करे, इंजर करे, तो वो वॉइड है ना। ऐसा एग्रीमेंट जो किसी को इंजर करे या किसी के प्रॉपर्टी को इंजर करे, वॉइड है। तो वही है कि भाई इसके साथ एग्रीमेंट किया कि इसको मारेंगे, मार नहीं डालेंगे, बस मारेंगे, गलत है ना, एग्रीमेंट वॉइड है। थोड़ा हाथ पैर थोड़ा सीरियसली मत लेना, मतलब मैं प्लीज सॉरी है, लेकिन ये एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। अब ये होगा पर्सन को इंजर करने का, पर्सन की प्रॉपर्टी को भी इंजर कर सकते हैं, जब उसका प्रॉपर्टी तोड़ के आ जाए, ये भी तो गलत है, वॉइड है। इलीगल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे खाली वॉइड है पकड़ने का। दूसरी बात, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, ट्रेडमार्क का दिया होगा,
मिला नहीं, कॉपीराइट्स का होगा, कॉपीराइट का होगा। पढ़ लो। कोई एक ऑथर है जिसने बुक लिखी सपोज, और उनकी बुक का कंटेंट मैंने चुरा लिया और पब्लिशर को बेच दिया, तो पब्लिशर और मेरे बीच में एग्रीमेंट तो हुआ होगा ना। अब इससे क्या किसको नुकसान हो रहा है? एचएम सर को। एचएम सर का प्रॉपर्टी है ना एक तरीके से, वो मेहनत मजदूरी है, मतलब मेहनत है, तो उसके अगेंस्ट जा रहा है, वॉइड है। तो एग्रीमेंट बिटवीन मी एंड पब्लिशर इज वॉइड। सपोज पेटेंट वो प्रूफ नहीं किया कोई एचएम सर का ही लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं, तो मेरा हो गया, तो आपका होगा। तो मेरा हो गया। कॉपीराइट का बेसिक रूल ये है कि जो जिसका आइडिया है उसको कॉपीराइट नहीं मिलता, जिसने रजिस्टर करवाया उसको मिलता है। तो मैंने ट्यून सेट की, अनु मलिक ने चुरा ली, जो उसका नॉर्मल आजकल, उसके बाद प्रीतम, तो उसने चुरा ली और उसने गाना बना दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ? गाने को एंजॉय करो और खुद के नसीब को कोसो। अब ऐसा क्यों हुआ? तो भाई बैठे थे पार्टी में, तो जोश में अचानक ट्यून निकल गई, सुन ली प्रीतम ने, इमीडिएटली नेक्स्ट डे पे स्टूडियो में जाके ट्यून बना ली, सेट कर ली, चलो गाना सेट। और मुझे 10 दिन के 15 दिन के 1 महीने के बाद पता चल जाए कि ऐसा गाना बन गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? जो बंदा पहले इसको कॉन्क्रीट फॉर्म में लाता है उसको कॉपीराइट मिलेगा। कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, उसमें बोला है कि ऑथर वो नहीं है जिसको आइडिया, जिसके दिमाग में आइडिया है, वो है जिसने उस आइडिया को कन्वर्ट किया एक सॉलिड फॉर्म में, टेंजिबल फॉर्म में। कुछ भी हो सकता है, स्टोरी हो सकती है, गाना हो सकता है, म्यूजिक में क्या होता है, नोटेशन होते हैं ना, वो ट्यून के नोटेशंस होते हैं ना, कंपोजिशंस, तो वो उसकी वैल्यू है। दिमाग में जो ट्यून आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं। मैं हमेशा ऐसा एग्जांपल देता हूँ कॉपीराइट एक्ट पढ़ाते टाइम, कि वो कौन रहे, व्यास मुनि, उन्होंने बोला कि मैं नरेट करूंगा महाभारत और गणपति जी लिखेंगे, गणेश जी लिखेंगे। अब व्यास ने खाली नरेट किया, ऐसा स्टोरी है, और गणेश ने लिखा, कॉपीराइट किसको मिलना चाहिए? व्यास को भी मिल सकता है अगर गणेश ने थोड़ा बड़प्पन दिखाया तो, नहीं तो आपस में झगड़ा भी हो सकता है। मेरे पास आएंगे तो मैं तो गणेश को बोलूंगा कि भाई हाँ तुम ही हो, क्या नहीं, ये तो बंधु है, आई मीन ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पागल है क्या? अपना राइट कोई किसी को थोड़ी देता है, अपना राइट नहीं देता कोई किसी। या तो कुछ सॉलिड रिकॉर्ड कर लो कैसे ना कैसे, एग्रीमेंट कर लो विद गणेश प्रॉपर, और फिर बाद में नरेट कर, ताकि प्रूव कर सको कि आइडिया मेरी है, नरेट मैं कर रहा हूँ और तुम खाली तुम्हारा हैंडराइटिंग अच्छा है इसलिए लिख रहे हो, या व्हाटएवर इट इज, समझा? या दोनों जॉइंटली प्रॉपर कॉपीराइट ले लेंगे। इसका टैलेंट मतलब इसका राइटिंग स्टाइल, स्किल्स, और इसका भाई स्टोरी होता है ना, स्टोरी वाला होता है, स्क्रीन प्ले होता है, इट्स नथिंग बट इसने स्टोरी बनाया, इसने स्क्रीन प्ले बनाया, दोनों मिलके भाई छापो पैसे, क्या जबरदस्त कमाल। अब यार रहा नहीं जा रहा एक्सपेक्ट किस्सा बोलता हूँ। एक बंदे ने हाँ 60 इयर्स के, हाँ बोला था, इसी के वंशज ने, इसी के वंशज ने, इसी के लिनियर डिसेंडेंट ने बोला था कि मैं व्यास जी का वंशज हूँ, बिलोंग टू सेम पेडिग्री, पेडिग्री मींस दैट, हाँ फैमिली जो ट्री होता है वो, तो उसमें मैं हूँ सपोज, तो मैंने बोल दिया कि मुझे रॉयल्टी चाहिए, व्यास जी ने लिखा है। अब गणेश जी के बारे में कौन को पता भी नहीं, को प्यार से चर्चित कर लेते हो गया ना, वैसे डोंट माइंड, हाँ सीरियसली मत लो, हाउ डेयर यू हमारे सेंटिमेंट्स के साथ, हाँ कोई होगा भक्त तो होने दो, क्लियर है ट्रांजैक्शन।
अच्छा तो मुझे रॉयल्टी चाहिए महाभारत के ऊपर, क्योंकि जो भी है व्यास जी का ही महाभारत है। हर महाभारत स्टोरी के पहले डिस्क्लेमर में या स्टोरी टाइटल में किधर किधर इनका ही नाम लिखा होता है। गणेश जी का लिखा हो नहीं लिखा हो, इनका होता ही है, कंफर्म होता है। तो कैरेक्टर भी है महाभारत में, महाभारत में कैरेक्टर भी है व्यास नाम का, ये वही 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 कैरेक्टर जिन्होंने लिखा था। तो मुझे रॉयल्टी चाहिए। अब क्या प्रूफ है कि तुम इसके बेटे हो? अरे भाई मेरे पास थोड़ा सा तो प्रूफ है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैं नहीं हूँ? तो मानना पड़ेगा कि मैं हूँ तो रॉयल्टी चाहिए। ये पागल, डेथ के बाद 60 साल तक मिलता है रॉयल्टी, उसके बाद नहीं। लेकिन वो तो अमर है, वो वो तो अमर है, वो भी हम नहीं मानते। तो मानो अश्वत्थामा अमर है, ये अमर है, बजरंगबली अमर है, लॉ नहीं मानता। लॉ किसी को अमर मान ही नहीं सकता। ये मेरे हिसाब से तो वो भाई आर्ग्यूमेंट, ये तो अमर है। वो चिरंजीव बोलते हैं, कुछ सुना होगा, बचपन में स्टोरी सुनी होगी तो। 7 चिरंजीव है, उसमें ये एक है, परशुराम एक है, और कौन, अश्वत्थामा एक है, ऐसे कुछ 7 चिरंजीव है। एनीवे छोड़ो, वो क्या है। सर डेथ के बाद 60 इयर्स होता है या डेथ के बाद तो अभी जावेद अख्तर की डेथ हो जाएगी ना, आज नहीं तो कल। तो उसके डेथ के बाद 60 इयर्स तक, उसके बाद 60 इयर्स आफ्टर हिज डेथ का ईयर छोड़ के नेक्स्ट ईयर से 1 2 3 4 गिनने का 60 साल तक। मतलब प्रैक्टिकली फरहान अख्तर भी लाइफ टाइम एंजॉय करेगा। उसके बाद शायद उसका बेटा भी कुछ चल कर फिर जाएगा, फिर नहीं मिलेगी। ब्रॉडकास्टिंग के लिए तो 25 साल है। मतलब एक बार सीआईडी का एपिसोड सोनी पे टेलीकास्ट हो गया तो उसको 25 साल पूरे हो गए, तो वो एपिसोड कोई भी चैनल दिखा सकता है। 25 साल तक चैनल के पास मिले रहेगा वो एपिसोड जो पहले टेलीकास्ट हुआ। अब सीआईडी खुद 15 साल 16 साल या 20 साल तक चल रहा है, वो वैसी बात नहीं। पहला एपिसोड को 25 साल कभी ना कभी पूरे हो ही जाएंगे, तो वो एपिसोड कोई भी दिखा सकता है चाहे तो। महाभारत तुमने देखा होगा जो 30 साल पहले का है, लॉकडाउन में लगा था, वो सब चैनल पे दिखा है, बहुत सारे चैनल्स पे देखा है, क्योंकि उसका कॉपीराइट अभी है ही नहीं। 25 साल पूरे हो, कहीं पर भी दिखाओ, कोई भी दिखाओ। अब स्टार नहीं दिखा क्योंकि स्टार के पास अपना महाभारत है, तो वो क्यों दिखा है बीआर चोपड़ा का पुराना महाभारत? हमारे पास अपना है, हम वो दिखाएंगे। एनीवेज चल, क्लियर, बहुत हो गया महाभारत में, धार्मिक हो गया थोड़ा। ओके चल आगे बढ़ते। रामायण तो ऐसा सुना है कि लोग लिटरली टीवी पे हार लगा के बैठते थे। It's not in all families, but many families इतना श्रद्धा से देखते थे। और ये मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मुंबई में गांव में तो टीवी ही नहीं थे। तो 1987 या 86 का वगैरह कुछ होगा, 87 88 का, वो तो नहीं पता, सिर्फ सुनी बात तो उस वक्त मुंबई में तो ठीक ठाक ही पॉपुलेशन था ना, थोड़ा बहुत दिमाग वाला, और सब लोग देखते थे। सब लोग मतलब सब लोग, कॉमेडियंस नहीं पता, लेकिन बाकी सब लोग देखते। कॉमेडियंस भी देखते होंगे, इतना जबरदस्त टीआरपी था। चलो चले आगे। नेक्स्ट, कंसीडरेशन इज इमोरल। इमोरल का एग्जांपल तो खुद ही देखिए, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं है। गलत है पढ़ना, अगर मैं तो नहीं पढ़ रहा, तू पढ़ना, तू पढ़ना, इधर बाजू में आ जा, थोड़ा साइड हो उसको बैठने। ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है, बैठने का। हाँ तो माइंड पढ़ लिया ना, समझ आया ना? नहीं समझना हाँ? इसमें गलत क्या है? हाँ? सर समझ नहीं कुछ एग्जांपल चेंज किया क्या उन्होंने?
क्या पढ़ रहे हो, किधर है? हाँ immoral, हाँ sorry, where he had advance money to D a married woman to enable her, हाँ ये है ना, हाँ, obtain a divorce from her husband and D had a, अरे शादी तोड़वा रहे, शादी तोड़वा रहे कि शादी तोड़ और बदले में मैं तेरे से शादी करता हूँ, ये एग्रीमेंट वर्ड है, जेल में नहीं भेज रहे, ऐसा एग्रीमेंट कि तू इसके साथ शादी तोड़ और बदले में मेरे साथ शादी कर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज इमोरल। एग्रीमेंट वर्ड की बात है, अगर कर ली उसने शादी तो कोई रोकने नहीं वाला, समझो बात को। एग्रीमेंट वर्ड की बात क्या है पता है, कोर्ट में नहीं जा सकते अगर शादी नहीं की तो। लड़के ने बोला गर्ल को कि तू इसका कौन हस्बैंड एच इसके साथ शादी तोड़ दे और मेरे साथ शादी कर बदले में। अब इसने तोड़ दी शादी, अब इसने बोला जा चल निकल, तो ये कोर्ट में जा सकती है क्या? नहीं, बात खत्म। मेक इट सिंपल, ये ड्रॉ कर लो, ऐसे कुछ ड्रॉ कर लो। तुमको लिखना है वैसे लिखो, इनिशियल्स, तुमको जो इनिशियल लिखना है वो लिखना। या पागल की तरह ऐसे 4-4, 5-5 नहीं लिखने के, सिंपल। बॉय ने गर्ल को बोला कि अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले ले और बदले में मैं तेरे से शादी करता हूँ, तो इसने डिवोर्स ले लिया। अब जी बी के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि गलत है। अब क्या गलत है? जेल में थोड़ी भेज रहे किसी को, तुम बहुत सीरियसली लेते हो, जेल में कोई नहीं भेज रहा है। बी ने उसको एडवांस मनी दे दिया था, लेकिन अब वो एंटाइटल नहीं है वापस लेने, लेकिन वॉइड हो गया तो बेनिफिट कैसे रख सकता है? नहीं रख सकता, नॉट एंटाइटल लिखा है, शादी नहीं करवा सकता। थर्ड लाइन में बी वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट। ये भगवान, ये तो गड़बड़ है। बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू करेक्ट है, लेकिन तुमको एक्स्ट्रा लाइन भी लिख सकते हैं कि रेस्टिट्यूशन ले सकते हैं, बेनिफिट रिस्टोर हो जाएगा, बेनिफिट रिस्टोर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं ले सकते, मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नहीं है तो मनी रिकवर नहीं हो सकता, बट रिस्टोरेशन हो सकता है। तो उसको मनी रिकवरी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते पता है? उसको रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। बात सेम है लेकिन नाम अलग दिया, कॉन्सेप्ट अलग है। क्योंकि तुम वापस लेने जाओगे तो तुम बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, फिर तुम बोलोगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट नहीं ले सकते, वो कॉन्सेप्ट अलग है, उसको क्या बोलेंगे? मैं वापस बता देता हूँ, कोई एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है तो किसी पार्टी ने अगर कोई बेनिफिट लिया है तो उसकी ड्यूटी है कि वो बेनिफिट वापस दे, दिस इज कॉल्ड एज रिफंड। वो अलग है, रेस्टिट्यूशन कंफर्म आएगा, यूनिट 4 में आ जाएगा, तब तक कोई डाउट नहीं होगा। ये सेपरेट है, इसलिए उसको सेपरेटली बोलेगा, तो ये रॉन्ग नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है, पर पैसे भी मिलेंगे अंडर डिफरेंट सूट कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। Done. Next. When consideration dictates any rule for the time being in force in India. कोई भी रूल है इंडिया का, इंडिया में कोई भी रूल है, मुंबई यूनिवर्सिटी का रूल है, ICAI का रूल है, तुम्हारा कोई भी एग्रीमेंट किसी रूल के अगेंस्ट जा रहा है तो एग्रीमेंट वॉइड है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने बोल दिया, कल मैंने बोला था ना 4000 रुपया भर पेपर क्लियर, परसों बोला था ना पर पेपर का 4000 रुपया वो भर, सॉल्व हो जाएगा। अब ये गलत है ना, मुंबई यूनिवर्सिटी के रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है, वॉइड है, समझा ना? हाँ मैंने अलग कॉन्टेक्स्ट में दिया था एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे तो फिट बैठता है। पढ़ लो एग्जांपल क्या दिए, एग्जांपल बहुत बेकार दिए है, यही है, चलो अच्छा यही, तुमको भी देने की जरूरत नहीं है। कोई रूल के अगेंस्ट तुम्हारा एग्रीमेंट जा रहा है तो रूल किसके होते हैं? मुंबई यूनिवर्सिटी के, बोर्ड के,
और किसी एसोसिएशन के, तो तुम्हारा एग्रीमेंट उसके एसोसिएशन के रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए सिर्फ, गलत है। नेक्स्ट, when it is fraudulent. फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट पढ़ लो, एग्जाम्पल है, पढ़ो प्लीज, ये पढ़ लो। Agreement for the sale of goods for the purpose of smuggling them out of the country is void and the price of the goods so sold cannot be recovered. हाँ, तो फ्रॉडुलेंट करने के इंटेंशन से गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, स्मगलिंग मतलब। समझा ना? तो इसमें भी तो वही बात आ गई है, प्राइस कैन नॉट बी रिकवर्ड फॉर। नहीं हो सकता, लेकिन बेनिफिट हो सकता है, तो अलग सूट फाइल होगा रेस्टिट्यूशन। बेनिफिट मतलब जो पैसा तुमने लिया है वॉइड एग्रीमेंट से, मैंने एग्जांपल दिया था ना, अब आईपीएल वापस कैंसिल हो गया सपोज, तो तूने पहले टिकट निकाला था, तेरे को पैसा वापस नहीं मिलेगा क्या? हाँ, तो वॉइड एग्रीमेंट का बेनिफिट होगा जो तेरे को वापस मिलेगा, रेस्टिट्यूशन। बट यू कैन नॉट कंपेल बीसीसीआई टू कंडक्ट मैच, कि हमको तो मैच देखनी है, नहीं कर सकते यार। क्यों नहीं कर सकते? कैंसिल हो गया ना, पेंडेमिक वापस अगर आ गया तो ना हो, लेकिन आ सकता है ना, चांसेस है, अभी भी चांसेस है, ऐसा तुम बोल ही नहीं सकते। लास्ट टाइम भी चांसेस नहीं लग रहे थे, लेकिन कैंसिल हुआ, अभी भी हो सकता है। क्यों पैसा लगा तुमने, फिर ऐसा क्यों दिख रहा है? नहीं, हाँ गया तो की बात है, हम नेगेटिव नहीं सोच रहे, हम प्रैक्टिकल सब करते हैं। मुझे नहीं पता आएगा आया नहीं आया, अपने को फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। मैं आईपीएल की बात कर रहा हूँ, ये लेवल पे थोड़ी फर्क पड़ता है। आईपीएल कैंसिल होगा, एचएम क्लासेस के बाहर बोर्ड लगेंगे, ऐसा नहीं होता ना। आईपीएल को किधर भी कैंसिल हो सकता है, 4 प्लेयर्स मिल गए, कोरोना पेशेंट कैंसिल। क्यों अपना ये बोर्ड टेस्ट कैंसिल हुआ ना, इंडिया इंग्लैंड का, कैसे कैंसिल हुआ? हाँ आज के हैदराबाद कोड क्या केस आ गया, क्या बोल? हाँ अपनी क्लास में नहीं, आईपीएल में वही पूछ रहा हूँ। हाँ एक आ गया। अच्छा आ गया, ले अभी ऐसे 2-4 केस और पड़ गए तो आईपीएल कैंसिल। अपने एचएम क्लासेस से कोई लेना देना नहीं है उसका। चलो छोड़ो, क्या करने का आपको। नेक्स्ट, When consideration or object is the provision of law. कोई भी लॉ के प्रोविजंस हर्ट हो रहे, तुम्हारा एग्रीमेंट ऐसा है कि जिसमें कंसिडरेशन या पर्पस ऐसा है कि जो किसी भी लॉ को हर्ट कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, कुछ भी। एग्जाम्पल पढ़ लो, कलेक्टर का एग्जाम्पल है ही नहीं, जरूरत भी नहीं। चल अच्छा ऊपर, When consideration or object is forbidden by law. फॉरबिडन बाय लॉ मतलब प्रोहिबिटेड बाय लॉ, पनिशेबल बाय लॉ। फॉरबिडन मतलब प्रोहिबिटेड और पनिशेबल। मर्डर वर्डर सब कुछ आता है इसमें, मर्डर, स्मगलिंग, क्या नार्कोटिक ड्रग्स, सब इसमें कुछ भी लिखो, कोई भी एग्जांपल लिखो। लेकिन एक काम करना, ड्रग्स का एग्जांपल लिख रहे हो ना, मैं स्पेशली बोलता हूँ ये ऐसा ड्रग्स खाली मत लिखना, इसका मतलब मेडिसिन। नार्कोटिक्स लिखना पड़ेगा, नहीं सर इतना लंबा कौन नाम लिखे, तो मर्डर लिख दो। नार्कोटिक ड्रग्स लिखना, देख खाली ड्रग्स लिखेगा तो शायद वो मार्क्स दे भी देंगे, मैं रहूंगा तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ड्रग्स का मतलब मेडिसिन से मुझे पता है। मैं ड्रग्स मतलब वो नहीं जानता, वो हिंदी पिक्चर में बोलते हैं या न्यूज चैनल्स में बोलते हैं। मैं नहीं मानता उसको, मैं इसको वो ड्रग्स मानता हूँ, नार्कोटिक ड्रग्स भी। और पेपर में आ सकता है, बुद्धिमानो, ये पेपर में आ सकता है क्योंकि रिसेंटली हुआ था सुशांत।
तो एवरी प्रोफेशनल मस्ट नो दिस टर्म नार्कोटिक ड्रग्स। अब इसमें क्या क्या आता है वो वैरायटी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए। डिटेल में रिसर्च करते हैं सर, भाई कोई जरूरत नहीं है, खाली ये पता होना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था, और ये अफगानिस्तान क्राइसिस में भी आया है। अफगानिस्तान में जो हुआ ना तालिबान का मेन रीजन ये, वन ऑफ द रीजंस ये है क्योंकि अफगानिस्तान में इसका बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होता है। हाँ, और ये मेडिसिन में भी लगता है, ये खाली गलत काम के लिए नहीं काम आता। मॉर्फिन में लगता है। हाँ, अफीम 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 हाँ, मिर्जापुर होगा। चल चल, तुम लोग बहुत खो जाते हो पर हैवी चीज वो खोने लायक। अभी मेडिसिन में यूज होता है, तुमको पता होना चाहिए। मॉर्फिन नाम का एक ड्रग होता है जो सीवियर माइग्रेन जो होता है उनको दिया जाता है। सीवियर, एकदम सीवियर, जो कंट्रोल अनबेरेबल होता है, मतलब इतना पेन होता है कि आदमी सुसाइड कर ले इमीडिएटली, पेन से बचने के लिए। इतना सीवियर पेन होता है, सबको नहीं होता इतना माइग्रेन में पेन, लेकिन कुछ एक कैटेगरी होती है तो उनको शांत करने के लिए मॉर्फिन दिया जाता है। मॉर्फिन इसी से होता है। रशिया और चाइना में सबसे ज्यादा डिमांड है, और वो अफगानिस्तान में ही ज्यादा होता है फॉर क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस। इंडिया में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन एकदम नहीं के बराबर है, नेग्लिजिबल है। अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा होता है। एक वन ऑफ द रीजंस के सबको अफगानिस्तान में इंटरेस्ट है। कोई रीजन नहीं है तालिबान, कोई रीजन नहीं है ह्यूमन राइट्स। अपने को क्या करना है इंडिविजुअल लेवल पे, अगर वहां पे इनजस्टिस हो रहा है तो हमको अपनी पड़ी होनी चाहिए। तालिबान में औरतों के साथ या मर्दों के साथ क्या हो रहा है उनसे लेना देना होना चाहिए। नहीं नहीं, ये पॉलिटिकल रीजन और कुछ, इकोनॉमिक रीजन कुछ। वहां पे लिथियम भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे ना तो उसमें जो बैटरी है ना, बैटरी वो लिथियम की होती है। वो लिथियम का स्टॉक्स ज्यादा से ज्यादा अफगानिस्तान में। समझ में आया? तालिबान 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 जो चलता है ना, और हम लोग बीच बीच में हाँ हाँ कुछ है, वो इनजस्टिस हो रहा है, उसके पीछे ये दो मेन रीजन है, एक ओपीएम और दूसरा लिथियम। अरे वाह, दोनों में है लिथियम ओपीएम। मेरे हिसाब से तो और भी हो सकते हैं, और भी है ड्राई फ्रूट्स वगैरह, लेकिन ड्राई फ्रूट्स क्या किधर भी आ जाएंगे, दुबई वगैरह में भी ड्राई फ्रूट्स कर लेंगे। ये दो चीजें ऐसी कि और कहीं पे नहीं हो सकती। लिथियम और कहीं पे नहीं मिल सकता, ये लार्ज स्केल पे जो अफगानिस्तान में, ये और कहीं पे नहीं बन सकता। ड्राई फ्रूट्स हो सकता है, और फिर भी तुमने देखा होगा कि ड्राई फ्रूट्स का भी रेट बढ़ गया तालिबान का वो आने के बाद। एनीवेज, तो मोर ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद इकोनॉमी। बाकी ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह सेकेंडरी है। यूएस क्या लगता है तुमको? वहां पे गया था वो, क्या उनको बचाने के लिए 20 साल रुकेंगे यूएस मिलिट्री? तालिबान के लोगों को बचाने के लिए यूएस मिलिट्री जाएगी और 20 साल वहां पे रखेगी और इतना खर्चा करेगी? क्या इकोनॉमी है रे? मक्खी उसी पे आती, मिठाई पे मिठाई देखी तो ही मक्खी आएगी, नहीं तो ऐसे ही नहीं आएगी। समझो, सिंपल सा कैलकुलेशन है। यूएस उधर गया, वो छूट रहा है, उसके पीछे भी गन्स एंड एम्युनिशन तालिबान को बेच के निकल गए यूएस। प्रॉफिट में यूएस बोलते हैं ना कि 20 साल यूएस ने गलत किया, 20 साल ऐसे ही पड़ा रहा, बहुत खर्चा हुआ। नहीं रे, जो लेके गया था वो बेच के आ गया, और जबरदस्त रेट पे बेचा है, और बड़े लेवल पे खेलने वाले। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अगेन, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद इकोनॉमी। बाकी कुछ नहीं है लेना देना ह्यूमन राइट्स में, इंक्लूडिंग कोरोना पर जाना बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स है, अपन सारे एग्जांपल एक एक करके तुम पढ़ लो इंडिविजुअली।
आपने बोला था कि डाउरी गलत नहीं डाउरी टॉर्चर गलत है। ऑप्शन में तो इधर लिखा तो वो तो कंसिडरेशन के लिए लिखा है। डाउरी टॉर्चर मतलब डाउरी, अगर तुम लोग पैसा देके शादी कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट में दिया भी है ना, एग्जांपल हमने तो किया था, सर ऐसे मर्जी से दे सकते हो। तो हम दे सकते हैं ना। अब क्या प्रॉब्लम है? मैं मेरे वाइफ से जब शादी कर रहा था, सपोज मैंने सासू माँ से बोला कि मुझे तुम्हारे आपके 5 फ्लैट से मुझे एक फ्लैट चाहिए, तो इन्हें शादी करूंगा, तो मैं देने के लिए तैयार हो गई, तो कौन सा लॉ रोक के जा रहा है हमको? अब मैंने इमोशनली प्रेशराइज किया, तो भी मैंने थोड़ा बड़ा रखा है, और जबरदस्ती थोड़ी की है। शादी तभी करूंगा अगर मेरे नाम पे एक फ्लैट होना चाहिए। अब वो हाँ बोलेगी या तो ना बोल सकती है। अब इसमें क्या गलत है? कोई कुछ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ज्यादा इमोशनली नहीं सोचना। तो तुम डिमांड करोगे और बाद में सामने वाला बंदा, तो भी अलाउड है। डाउरी इज नॉट परमिसिबल इन एग्जांपल दिखा, क्योंकि पहले नहीं था, अब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। सुनो, फादर अरेंज मैरिज फॉर हिज 17 इयर्स बॉय, तो ये वॉइड है क्योंकि माइनर took dowry from the girl's parents. Such marriage contracts cannot take place as in India the minimum wage. तो रीजन देखना क्या लिखा है। सर आगे डाउरी Boy marriage is 21 years and dowry is not permissible in Indian law. Such is not a valid contract as the consideration object both is forbidden by law. Complaint करेगा तो void है, otherwise नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं अपने मुद्दे पे अभी भी फर्म हूँ। अगर सासू माँ मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, बोलती है कि 5 करोड़ 1 करोड़ रुपया दूंगी अगर शादी करेगा मेरे बेटी से, तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर नहीं देगी तो क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूँ? हाँ जा सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ से कंप्लेंट हो तो नहीं, यहाँ से कंप्लेंट हो तो नहीं। दोनों में फर्क समझा? डाउरी तभी होती है जब उसकी कंप्लेंट होती है। हाँ, मेरी ये गलती हो गई कि मैंने तुमको ऐसे बोल दिया कि डाउरी लीगल है। मैंने ये बोलना चाहिए था कि डाउरी, पहले मैंने एक्सप्लेन करना चाहिए था कि डाउरी का मीनिंग क्या है। डाउरी तभी होती है जब वो कंप्लेंट की जाती है। तो 2 मैरिजेस अलाउड है भगवान, 2 मैरिजेस, 4 5 10 15 जितने चाहिए उतने मैरिजेस अलाउड है। अगर कोई ऑब्जेक्शन देगा तो इलीगल है, समझा? राम जेठमलानी की 2 वाइफ्स थी। राम जेठमलानी पता है रिसेंटली डेथ हुई, वेरी रिनाउंड लॉयर, 95-96 के एज तक वो प्रैक्टिस करते थे, क्रिमिनल प्रैक्टिस, कोर्ट में जाके। हर्षद मेहता का केस उन्होंने लिया था। उनकी 2 शादियां हुई थी, 2 शादियां अलाउड नहीं है, फिर भी हुई थी। 4 शादियां करते तो भी वैलिड होती। तुम आधा समझते हो लॉ को। ऐसा नहीं है कि वो इलीगल है, ऐसा है कि कोई अगर वाइफ कंप्लेंट करे तो इलीगल माना जाएगा, तो जेल होगी। तो डाउरी के लिए कंप्लेंट होगा तो ही जेल होगी, अदरवाइज तो सो डाउरी नहीं मानती। डाउरी तभी होगी जब वो कुछ फोर्स करेगा देने के लिए। हाँ, तो फोर्स करेगा तो ही, नहीं तो नहीं होती। खाली मांगा तो हाँ बोलो तो भी प्रॉब्लम नहीं। मुझे क्या बोलना है, तो पहले ही हुआ ना अपने कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट में तो डाउरी जैसा ही था कि मेरे बेटी से शादी करना, तेरे को 5 करोड़ रुपए है, तो ये है एक इन अ वे डाउरी, समझा ना? तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब डाउरी है, और यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बोल रहे। आपने मांगा, उन्होंने हाँ भी बोला, लेकिन शादी हो गई फिर दिया नहीं, लेकिन बाद में आपकी कंप्लेंट करती कि डाउरी मांगा तो मैक्सिमम अगर जेल नहीं होगी क्योंकि टॉर्चर नहीं हुआ है, लेकिन मांग नहीं सकता, पैसे नहीं मांग सकता, पैसे नहीं मांग सकता। कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो उल्टा कंप्लेंट की तो बच सकता है। हाँ मतलब समझा, सादिर खान ने बोला गोविंदा को कि 5 करोड़ रुपए देता हूँ शादी का, तो शादी के वक्त ही पैसे मांग लो, बाद में नहीं दिए तो कुछ नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। क्योंकि तुम सूट फाइल करो कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, मैंने शादी की, और अगर उसके फादर ने या उस लड़की ने कंप्लेंट की डाउरी की तो वर्ड हो जाएगा, कंप्लेंट की तो वर्ड हो जाएगा, अदरवाइज कुछ समझा? ऐसा ही है। मैं क्या कर सकता हूँ लॉ में लूपहोल से, चल, और मैरिज का तो वॉइड ही है, तो 17 ईयर है इसलिए वो वॉइड है,
वो एक बात है। इंस्टीट्यूट को पता नहीं है, इंस्टीट्यूट का नॉलेज थोड़ा वीक है रिगार्डिंग कोर लॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह ठीक है, बाकी इंस्टीट्यूट का नॉलेज इनकम्प्लीट है। ऐसा थोड़ी होता है, डिमांड किया थोड़ी इसको इलीगल बोलते हैं। चलो एनीवेज आगे बढ़े। तो लॉयर्स को भी पता है कि डाउरी एक्चुअली में है क्या, डिमांड की डाउरी हो गई, कंप्लेंट की तो डाउरी होती है, अदरवाइज अरे दो शादियां भी एक्चुअली दो शादियां तब नहीं होती जब की है, तब होती है जब कंप्लेंट की है। हाँ जिन लोग की दो शादी लोग ने की है, हाँ तो रहते भी है। रहते भी है। और अभी यहाँ पे मुंबई में नहीं होगा ऐसा एग्जांपल, गांव में तो हो ही सकता है ना, है? अच्छा हाँ? जान पहचान वाले बहुत है इसके। अच्छा हो सकता है भाई। और पुलिस अगर आएगी, जज आएगा, कोई भी आएगा तो भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे तो फैमिली मैटर है। अब वो दोनों लेडीज बोलेगी कि भाई हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप होते कौन हो? दोनों खुश है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कुछ नहीं, दोनों बहनों की तरह रहती है। और एग्जांपल्स तो बहुत है हमारे सामने, 16,000 थी, हम दो नहीं रख सकते। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो बात समझो कन्वीनियंट मीनिंग निकालने वाले लोग होते हैं। चलो एनीवेज, एक पेपर में इंस्टीट्यूट ने एक बार पूछा था बाइगेमी, मैं हर चीज का डिटेल डिस्क्रिप्शन देता हूँ, तुमको लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, उसका कुछ ना कुछ कंडीशन होता है सिलेबस में। ये मतलब 2 मैरिजेस और ये मतलब मेनी मैरिजेस, पॉलीगैमी। तो अगर पॉलीगैमी बाइगैमी वर्ड आ जाए तो डरना मत, पॉलीगैमी मतलब 2 मैरिजेस, पॉलीगैमी मतलब पॉली मींस मेनी मैरिजेस, मोनोगैमी मतलब एक मैरिज होगा, लेकिन ऐसा वर्ड है या नहीं आई एम नॉट श्योर। ये दोनों इलीगल है। कंप्लेंट किया तो डाउरी भी, कंप्लेंट किया इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है, डाउरी इलीगल है। कंप्लेंट किया तो ही डाउरी होता है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई और कंप्लेंट कर दे जाके नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं, घर का मैटर है। नहीं घर का मैटर, बाजू वाला भी नहीं घर का मैटर, घर का मैटर। डोमेस्टिक मैटर में कभी पुलिस नहीं पड़ती, बाजू वाले ने बोला तो, अनलेस एंड अनटिल खुद फैमिली मेंबर ने बोला। हाँ बाजू वाला ये बोल सकते कि हमको तकलीफ हो रही है, हमको तकलीफ हो रही है, वो अंदर अंदर गला घोटो, बाजू वाले का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर बात घर में हो रही है तो, बाहर हो रही है तो मारो, घर में कभी भी डिस्प्यूट हो रहा है जानने का नहीं। इफ यू आर सो श्योर कि हो रहा है, गलत हो रहा है, और तुम अगर सपोर्ट करोगे तो उससे तुम मुसीबत में ना फंसो, ये तुम श्योर हो तो ही जाओ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे फादर का एक्सपीरियंस है, वो उल्टा अपने पे आ जाते हैं, क्योंकि वो वाइफ होती है, वो उल्टा हस्बैंड की साइड लेती है। पुलिस वगैरह आएगी तो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, पुलिस को पता चल जाता है क्या हुआ है। पुलिस बोलती है, पुलिस ने समझा था कि आप बीच में मत पड़ो, अगर आप पड़ोगे बीच में और उसने कंप्लेंट की ना, आप जाओगे अंदर, चलेगा क्या? पागल है क्या? करने दो, अब उसको गला घोटने दो, मैं नहीं जाऊंगा बीच में। क्योंकि अगर मैं एक लेडी की हेल्प कर रहा हूँ तो उस लेडी ने तो सपोर्ट करना चाहिए ना। अगर यूएस तालिबान अफगानिस्तान सिटीजन की हेल्प कर रहा है तो अफगानिस्तान सिटीजन ने तो सपोर्ट करना चाहिए ना, वही सपोर्ट नहीं कर रहा तो यूएस क्या करे? ये आर्ग्यूमेंट यूएस ने दिया था निकलने से पहले कि हम जिनकी हेल्प कर रहे हैं वही नहीं चाहते कि हम हेल्प करें। डैड ने ऐसा ही किया था, मम्मी ने और मैंने स्ट्रिक्टली बोला कि अभी वापस नहीं जाने दो, मारने दो उनको, जान से मारने दो, हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एक बार जाके देखा ना, अब हम क्यों फंसे। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया, वही केस में, सेम केस में मुझे भी समझाया था, तू करेगा तो तू भी जाएगा, सही है क्या? वापस छूट जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं छोटा था, तू भी छूट जाएगा, क्योंकि 18 इयर्स का था, लेकिन लॉ वगैरह का कोई लेना देना नहीं था, छूट जाएगा बाद में, लेकिन एक दिन रहना पड़ेगा, चलेगा क्या? जान जाए उसकी, मैं नहीं जाऊंगा। डोमेस्टिक मैटर्स में यू हैव नो राइट टू एंटर। बाहर कोई कर रहा है ना कुछ भी तो प्रॉब्लम है। तो इसके बाद भी डैड ने बोला कि हमने आज नई बात सीखी कि भाई घर के बाहर हो रहा है मैटर, बिंदास बीच में बोलो, घर के अंदर पड़ रहा है कुछ नहीं करने का। इफ यू आर सो श्योर कि भाई रिलेशन में ये तो बात हो गई, अदरवाइज ये पता हो किसी के साथ ना हो ऐसा, किसी
कि नेबर के साथ भी ना हो सा, लेकिन अगर हो रहा है तो बहुत सोच समझ, इसलिए नहीं पढ़ते बीच में, इसलिए नहीं पढ़ते बीच में। तुमको क्या लगता है कि सुना होगा कि नहीं कैसे नेबर से? पढ़ना भी नहीं चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए। पुलिस अगर उल्टा तुमको पकड़ सकती, मगर मेरी नहीं चाहिए, बाहर करे बिंदास। नहीं चल आगे बढ़ते, और क्या बचा? पब्लिक पॉलिसी वाला तो हो गया ना अभी। अब वो क्वेश्चन कौन सा था चेक कर, जिसके अंदर हमने 6 पॉइंट्स देखे, इंक्लूडिंग पब्लिक पॉलिसी में। लीगलिटी एंड ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन देखा। अब उसमें देख, which consideration and objects lawful and those which are not, बराबर। सेक्शन 23 मिला, पेज 1.58 580 ना 58। तो उसमें क्या लिखा? फर्स्ट पॉइंट इज फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब फॉरबिडन बाय लॉ होगा तो अनलॉफुल है। सेकंड, is of such nature if permitted it would defeat the provisions of any law, it is fraudulent and implies inverse injury to person or, ये सब हो गया ना। Court regards it immoral and opposed to public policy. Now you do one thing, हर एक का हेडिंग और सब हेडिंग्स लिखना है, समझा नहीं? 6 हेडिंग्स है ना, और 6 के अंदर और भी है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में और भी है, समझ में आ रहा है? तो बुक में ये सारे हेडिंग्स विद सब हेडिंग्स लिखने के, क्योंकि ना इतना लेंदी आंसर है ना कि हम लास्ट तक पहुंचते पहुंचते भूल जाते हैं क्वेश्चन क्या था। सर ये जो सेक्शन 23 देखो उन्होंने 1 2 3 को लिखा है, हाँ तो एग्जैक्ट वैसा लिखना है, नहीं इधर उधर चलेगा। ये 1 में टुकड़ा डाल सकते हैं। हाँ पर मैंने बोला नंबरिंग नहीं करनी, क्या स्टार हाँ स्टार वगैरह कर दे, कुछ भी किधर भी लिखो चलेगा, और ऐसे भी लिखने का भी जरूरत नहीं है। defeat the provisions of law, इतना ही लिखोगे। if permitted would defeat, जरूरत नहीं है, defeat the provisions of law, सिंपल, ठीक है। और एक है, सारे के सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। तो तुम 5 परफेक्ट लिखो 6 भूल जाओ, कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 करके अगर 6 पॉइंट्स कवर कर सको तो कुछ बात है, और 6 में भी सब पॉइंट्स है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 6 और 6 के अंदर सब हेडिंग्स वो एक जगह पे लिखो, ताकि तुमको पता चले कि ये एग्रीमेंट्स, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट्स के सारे हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का एक टॉपिक बना, खाली हेडिंग सब हेडिंग्स आएंगे उसमें, और कुछ नहीं। देखो मैं बोल रहा हूँ वापस, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन करते करते ना आंसर लास्ट तक पहुंचोगे तो भी याद नहीं रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन था, इतना लेंदी है, तो इसलिए वो एक जगह पे लिखो। ओके, पूरा वाइड एग्रीमेंट्स का हेडिंग्स सब हेडिंग्स एक जगह पे होना चाहिए। मॉड्यूल में है वैसा नहीं, एक जगह पे खाली हेडिंग्स और कुछ नहीं। डन डन। तो वाइड एग्रीमेंट्स का टॉपिक हो गया खत्म। अब जाओ स्टार्टिंग वाला पार्ट, यूनिट 3 में ही स्टार्टिंग हो रहा है। अब जो टाइम बचा है उसमें कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मिला। अच्छा, यूनिट का नाम पता है? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट था ना, फर्स्ट लेक्चर से जो कर रहे हैं क्वेश्चन, उसको डिटेल में पढ़ना है। हाँ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड एग्रीमेंट, बराबर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। अब उसमें फर्स्ट है कैपेसिटी मिला। अब कैपेसिटी में क्या होनी चाहिए तुमको पता है? मेजर चाहिए, पर्सन ऑफ साउंड माइंड चाहिए, और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। और डिस्क्वालिफाइड का मीनिंग भी है। अब तुमको डिटेल में खाली 2 चीजों के बारे में दिया है, एक तो अनसाउंड माइंड और दूसरा माइंड। अनसाउंड माइंड में कौन कौन आता है? तो ड्रंकर्ड भी आता है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम डेलिरियस और वेरी हाई फीवर एंड ही इज नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डूइंग। जरूरी नहीं नशे में हो, जरूरी नहीं है कि पागल हो, ऐसा भी हो सकता है कि बीमार है, इतना बीमार है, मेडिसिन इतने ले लिए कि अभी इज नॉट इन अ पोजीशन, हॉस्पिटल में एडमिट है, और तुमने इसका फायदा उठा के साइन करवा दिया हॉस्पिटल में जाके, तो अनसाउंड माना जाए। उतने डोज के अंदर होता है, अनकॉन्शियस ही ऑलमोस्ट, बीच बीच में बस थोड़ा जगह आ जाती है तो साइन ले लिया तुमने, तभी नहीं चले।
क्या पूछ के नीचे जाके बोल के निकल तो निकलना पड़ेगा। सर वो यहाँ प्रोग्राम में तो मेरे को उसमें मतलब मैं उसमें रहा हूँ तो मेरे को आईपीएल का नहीं वही मैं सोचा डाउट कैसे आया। मैं इतना खुश हो गया था कि अभी डाउट पूछेगा वो। डन अच्छा आंसर माइंड क्लियर है कह रहे। अच्छा इसको ल्यूनेटिक भी बोल दिया। ल्यूनेटिक मतलब पागल। ल्यूनेटिक ल्यूनेटिक मतलब पागल। ल्यूसी मतलब पागल। वन मोर थिंग ऐसा वर्ड मिलेगा ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब नॉर्मल। ल्यूसिड मींस नॉर्मल। तो अगर वर्ड आ गया ल्यूसिड इंटरवल मतलब तभी ठीक है। बीच बीच में पागलपन का झटका आता है। ल्यूसिड मतलब नॉर्मल इंटरवल ल्यूसिड इंटरवल नॉर्मल इंटरवल मतलब बीच बीच में पागल होता है। बाकी नॉर्मल है। बीच बीच में पागलपन का झटका आता है। तो जब झटका आएगा तब अनसाउंड माइंड है। अदरवाइज नॉर्मल है। तो अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पूरा तो नहीं उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते। पूरा नहीं मोमेंटरी। अब फिट्स आते हैं किसी को या फिट्स नहीं कुछ पागलपन के फिट्स आते हैं मतलब वो नहीं फिट्स हो सकता है ऐसे केसेस जो बीच बीच में पागल हो जाते हैं। बाकी एकदम नॉर्मल स्किज़ोफ्रेनिया का अटैक आ जाता है अचानक। बाकी एकदम नॉर्मल रहता है। एंजाइटी अटैक हो सकता है। उसमें ज्यादा वैरायटी मुझे नहीं पता और ना मुझे डिटेल में जाना है। उसमें बहुत विचित्र रहते हैं। उसमें ज्यादा डिटेल में जाएगा तो बंदा जो पढ़ रहा है पागल हो सकता है। ऐसे भी केसेस हुए कि जो इतना पढ़ता है वो पागल हो जाता है उनके बारे में। वो भयानक चीज है। ध्यान दो छोड़ो मतलब तो अगर क्वेश्चन आया कि पर्सन अंडर ल्यूसिड इंटरवल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कर सकता है। ल्यूसिड इंटरवल में कर सकता है। ल्यूनेटिक इंटरवल में नहीं कर सकता। ल्यूनेटिक मतलब पागल। दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। ल्यूसिड मतलब नॉर्मल ल्यूनेटिक मतलब पागल। इसे अनसाउंड अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं लिखने का पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है करेक्ट ग्रामर। ओके डन। अब बच्चा माइनर राइट और कुछ है नहीं। बाकी तो पता है ना तुमको। कन्विक्ट नहीं कर सकता। एलियन में नहीं कर सकता। फॉरेन सॉवरेन एम्बेसडर नहीं कर सकता। कंपनीज और कॉर्पोरेशन नहीं कर सकते। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट नहीं कर सकता। ये सब लोग नहीं कर सकते। सर ऐसा ब्रीफ जैसा लिखना है वो आपने बोला था 6 पॉइंट ये हाँ खाली हेडिंग एंड सब हेडिंग एक जगह उसमें से नहीं पढ़ना है। लेकिन तुमको एक जगह पे पता होना चाहिए कि कितने हेडिंग है और कौन से सब हेडिंग है। क्योंकि एक बताता हूँ सुनो सुनो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन बताता हूँ। सो एग्रीमेंट वॉइड है या वैलिड है ये तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये कोई भी कर सकता है। एग्रीमेंट वॉइड है क्यों वॉइड है तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर का कोई पूछा स्टिफली प्रोसिक्यूशन वगैरह तो यू शुड नो कि इट इज वॉइड बिकॉज इट इज अपोज टू। तो ये रीजन देने आना चाहिए। इसलिए तुमको पता होना चाहिए कि किस हेडिंग के अंदर वो वॉइड समझा। क्योंकि वैलिड वॉइड कोई भी दिख लेगा। वॉइड बिकॉज ऑफ व्हाई व्हाट इज द रीजन समझा। एक मार्क के लिए पूछेंगे शायद एक्सप्लेन द लीगैलिटी और मेंशन द लीगैलिटी वेदर इट इज वैलिड और वॉइड समझा। एक ही मार्क का पूछा तो भी एक लाइन में एक ही सेंटेंस में लिख देने का इट इज वॉइड बिकॉज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। then don't explain what is opposed to public policy क्योंकि कितने मार्क के लिए पूछा है एक। तो शायद ऐसा हो सकता है कि खाली वॉइड लिखने का एक मार्क मिल जाएगा बट हम रिस्क नहीं ले सकते। हमको एक लाइन में रीजन लिखना है कि हमको ये भी पता है कि ये वॉइड क्यों है। मतलब तुक्का तो लगेगा ही हर एक का। छोटा बच्चा भी रहेगा तो भी उसके 50% चांस है राइट जाने के। अब उसमें और हमारे आंसर में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना।
और वो भी छोटा सा ही आंसर होना चाहिए क्योंकि मार्क एक ही है। एक मार्क तो आंसर कभी लंबा नहीं होना चाहिए, वो 2 लाइन के ऊपर या समझो ना बात को, 2-2.5 लाइन के ऊपर नहीं दिखना चाहिए, उसके ऊपर नहीं दिखना चाहिए वो 1 मार्क का। 1 मार्क को उतनी ट्रीटमेंट दो, पेपर चेकर को ज्यादा मेहनत नहीं करवानी। चल नेक्स्ट। माइनर है ना? हाँ माइनर तो बहुत लेंदी है राइट, बहुत लेंदी है माइनर एग्रीमेंट। और माइनर शायद पूरा होगा भी। माइनर्स के बाद क्या है? इस चेक प्री कंसेंटेड डायरेक्टली, ओके, और कुछ बचा भी नहीं है। प्री कंसेंट तो सेपरेट है यार, प्री कंसेंट में तो 2 लेक्चर जाएंगे इसके बाद, स्टार्ट होने के बाद 2 लेक्चर जाते हैं। डिस्क्वालीफाइड पर्सन है प्री कंसेंट के पहले, तो एक बार प्लीज पढ़ देख लो। नॉट डिस्क्वालीफाइड, हाँ नहीं, डिस्क्वालीफाइड पर्संस का लिस्ट दिया है। पॉइंट सी, फिर माइनस पे आते हैं, माइनर के छोटे छोटे पॉइंट्स कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ डन। चल अब माइनर के छोटे छोटे पॉइंट्स। माइनर के साथ एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो, पता है ना? वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, पता है ना वॉइड एग्रीमेंट। ओके, केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, मिल जाएगा, मिला? आईएमपी केस याद रखने का, लैंडमार्क केस बोलते हैं उसको, मेन केस है इंडिया के सारे बुक्स में ये केस है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जो लॉ का बुक है, स्टैंडर्ड लॉ का बुक है, सारे सिलेबस में ये केस आता है, इतना इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? ये केस नहीं चाहिए। अब उसमें क्या हुआ था वो डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, लेकिन कौन मोहरी बीबी कौन धर्मोदास घोष इससे हमको कोई लेना देना नहीं। हाँ उसमें रूल क्या आया वो बहुत जरूरी है। तो भाई एक माइनर ने लोन लिया, तो इसने मेरे साथ पैसे लिए, तो माइनर है पैसे ले लिए और मैंने दे दिए इसकी भरोसा करके, ओके, और बाद में इसने देने से मना कर दिया तो मैं एक्शन ले लूंगा क्योंकि मेरे पास रिटर्न प्रूफ भी है। तो उसमें ऐसा दिया है कि मैंने ना इसको बोला मैंने ऐसे ही लोन नहीं दूंगा, कुछ मॉर्गेज रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? प्रॉपर्टी। तो सपोज इसके नाम पे प्रॉपर्टी है, हो सकती है माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है, तो उसने गिरवी रख दी प्रॉपर्टी। अब मैंने लिखा पढ़ी करके 2 एग्रीमेंट्स बनाए, एक मॉर्गेज डीड और एक लोन एग्रीमेंट, क्योंकि क्या है इसके प्रॉपर्टी के पेपर्स में लेके रखूंगा, प्रॉपर्टी थोड़ी ले लूंगा अपने पास, नहीं समझा? अब गिरवी रखने के लिए अगर कोई छोटा मोटा असेट हो तो गिरवी रखवा सकते हैं, जमीन थोड़ी लेके आ सकते, तो जमीन के क्या लाओगे? बराबर। तो पेपर जमा कर दिए, लोन एग्रीमेंट कर दिया, तो अभी ये बोले कि सर अभी पेपर जमा किया ना सर, तो मॉर्गेज के एग्रीमेंट की जरूरत क्या है? हाँ मतलब तुम मेरे पास डॉक्यूमेंट कर रखोगी, बाद में सीधा पुलिस स्टेशन में जाओगी और बोलोगे कि सर ने मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स। हम समझते नहीं है क्या? हमको पता है, हम लॉ को जानते हैं, तो हम 2 एग्रीमेंट बनाएंगे, एक लोन एग्रीमेंट बनाएंगे और एक मॉर्गेज। तो प्रूफ रहना चाहिए कि मैंने इसके प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने पास क्यों रखे हैं। ठीक है चलेगा? आप बोलो उस पर साइन कर देते, तो साइन कर, सब कुछ हो गया, परफेक्ट, सब परफेक्ट हो गया है। 2 विटनेस भी रख दिए, ये दोनों भी थी न्यूट्रल विटनेसेस जो बोल सकती है कोर्ट में अगर जरूरत पड़े तो कि लोन नहीं दिया था। तो इतना जबरदस्त ट्रांजैक्शन किए, मैं तो फंस ही नहीं सकता। अब डिफॉल्ट किया, मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में इसलिए जाना है ना क्योंकि जो प्रॉपर्टी मेरे पास मॉर्गेज की है वो बेच के मुझे पैसे वसूल करने, प्रॉपर्टी फिर इसकी है, तो विदाउट कोर्ट परमिशन मैं वो प्रॉपर्टी बेच, ये बात समझ लो। भले प्रॉपर्टी तुम्हारे पास गिरवी रखी है तो भी
कोर्ट के परमिशन के बगैर तुम प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। तो मैं कोर्ट में गया कि हे कोर्ट, या तो उसको बोलो पैसे देने के लिए, या तो मुझे परमिशन दो कि मैं प्रॉपर्टी बेच के अपने पैसे वसूल करूं। मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, मुझे क्या चाहिए? अब वो दे नहीं रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो या तो आप उसको बोल दो कि पैसे देने के लिए मैं उसकी प्रॉपर्टी दे दूंगा, या तो मुझे परमिशन दे दो, मैं प्रॉपर्टी बेच के पैसे दे दूंगा। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, प्रूफ किया, तो मैंने सब प्रूफ दिखा दिया। कोर्ट ने बोल दिया कि आप तो केस जीत ही गए ऑलमोस्ट, लेकिन एक चांस तो दे देते बच्चे को बोलने के लिए। ये बेसिक राइट है, इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बोलते हैं। बेसिक राइट, हर एक को अपनी साइड रखने का एक हक मिलना चाहिए। कसब को भी दिया, अब कसब को दे सकते हैं तो इसको तो दे ही सकते हैं ना। और सब कौन सा बुरा काम किया है? कोई भी कितना भी क्लियर दिखे, कसब जितना क्रिस्टल क्लियर केस भी नहीं था, और कसब जितना स्ट्रॉन्ग केस भी नहीं था, इतने सारे लोगों को मारा दिख रहा है, तो भी प्रॉपर प्रूव होने के बाद भी उसको चांस दिया था कि तुमको तुम्हारे सफाई में लास्ट में प्रूव होने के बाद, ये नहीं पहले, लास्ट में, तो उसको लास्ट में चांस दिया जा सकता है। इसको तो फॉर्मेलिटी के लिए सही सर, केस तो आप ही जीतोगे, उसको चांस दे देते। बोला सर लिखा पढ़ी वगैरह मुझे नहीं पता, मेरे पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो बोलता है कि मैं वो बात कर, मेरे एग्रीमेंट की कोई वैल्यू फेंक दो, विटनेस को भी नहीं, उनको रहने दो, डॉक्यूमेंट्स तो फाड़ दो, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उनको चाय वगैरह पिला के भेज दो करते। समझ में आया? अब तो जज ये बोलेगा कि प्रूफ का सवाल ही नहीं पैदा उठता सर, ये खुद भी बोले ना कि जज अंकल लोन मैंने ही लिया था, पर चुकाने का मेरा मूड नहीं है, जाओ जो चाहिए, तो भी जज कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उसको अकल, समझा? तो ये बार बार बोलने का रीजन ये है कि तुमको पता चले कि इसके कितने फायदे हैं अकल ना होने के। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना, तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। और मैं वापस ये पॉइंट बोल रहा हूँ जो पहले बोला था कि तुम लोग ना माइनर मतलब खुद को अज्यूम कर लेते हो 16-17 साल का। जरूरी है माइनर में तुम भी आते हो अगर तुम 18 के अंदर हो, और मेरा 2 साल का बेटा भी आता है, दोनों को इक्वल अकल है। ऐसा सिविल लॉ बोलता है, मैं नहीं, क्योंकि तुमको भी वोटिंग राइट नहीं, उसको भी वोटिंग राइट नहीं। तुम भी ऑफिशियली गाड़ी नहीं चला सकते, ऑफिशियली वो भी नहीं चला सकते, तुम भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो अकल एक ही हुई ना दोनों की। चलो सर, हाँ, अगर माइनर में मर्डर किया, अब मैंने बोला सिविल लॉ तो मर्डर के लिए और अप्लाई नहीं होता, नहीं तो घर अभी नीचे जाके मर्डर कर, डेयर यू टच मी, आई एम माइनर, ऐसा नहीं। कुछ बच्चों की जेल होती है। हाँ, वो एक्चुअली 12 साल के बाद होता है, 12 साल तक माफ है, उसके बाद जुवेनाइल बोर्ड्स होते हैं, जुवेनाइल के अंडर तुमको मिलते हैं, स्पेशल जेल्स के अंडर भेजते हैं, और जेल के अंडर छोटे बच्चों को कैसे भेजें, लेकिन गया फिर भी लाइफ गया, क्योंकि वहां पे जो रहेंगे वो सब प्यारे प्यारे बच्चे नहीं रहेंगे ऑब्वियसली, तो एकदम गया तेरा लाइफ। एनीवेज समझा ना, उसके लिए मेरे का एज थोड़ा कम है, सर सोच ही रहा है ये करने का, समझा 6-7 साल पहले सोचता तो हो जाए, क्योंकि 12 साल के अंदर रियल सेंस में अकल नहीं रहती, नहीं रहती ना। 12 साल के नीचे किसको पता होगा? सॉरी मर्डर किया तो कितने साल लगे? नहीं, डिपेंड्स है, मतलब 3 साल, 3.5 साल, 4 साल उधर रख सकते हैं, 2 साल रख सकते हैं, वहां पे एजुकेशन भी होता है, और एजुकेशन इनकम्प्लीट है तो वो भी कंप्लीट कर देते हैं। अब 14 साल के तो अभी तक स्कूल भी पूरा नहीं हुआ, ये उधर जाके भी बन सकते ये कैसे या तो बोलूं? खुद का हाँ, 10th 12th कंप्लीट कर लो, पुलिस के रिकॉर्ड में नाम आया है तो एंटर रहता है या लाइफ टाइम तक रहता है? इसका ये जिसमें नाम आया है तो करता ही है। हाँ, अब उस वापस कुछ हुआ तो पहला डाउट उसके ऊपर जाएगा, मतलब उसके साथ भी कोई गलत करेगा तो भी पहला तो उसके ऊपर ही डाउट जाएगा कि भाई तुमने कुछ किया होगा, तेरा रिकॉर्ड खराब है, केस थोड़ी वीक हो जाती है उसकी। ऐसे है ना बहुत सारे लोग जो जेल से छूट के आने के भी अच्छा बाद में अच्छी लाइफ जीते, हो सकता है ड्यू टू एनी रीजन उनके हाथ से हो गया गलत,
Anyway, छोड़ो, गलती से चाकू मार दिया, गलती मतलब बस ऐसे ही खेल रहे थे, ऐसे लग गया। ग्रेविटी से गिर गया। हाँ ग्रेविटी से गिर गया, मेरी थोड़ी गलती, वेरी गुड। अच्छा बराबर है, लॉजिक है, तो उसको करेक्ट एक्ट हुआ। अच्छा उसमें ना मुझे 10th और ऐसे सुनो, और ये टर्म तुमको इंटर में आएगा, ऐसे नहीं। रिया सुनो सुनो, मेंस रिया मतलब क्रिमिनल माइंड, वो मेंस नहीं है ना, वो फीमेल है। ये लैटिन है, इसका मतलब है गिल्टी माइंड। अभी सिविल लॉ में अप्लाई नहीं होता, ये खाली क्रिमिनल में अप्लाई होता है। तो इंटर में है मेंस रिया का मतलब इंटेंशन है क्राइम करने का, तो ही तेरे को सजा होगी। फॉर एग्जांपल किसी मिस्टर एक्को मैंने ऐसा टपली मारा ऐसा और मर गया, प्रॉब्लम था, हो सकता है उसको अटैक आ गया उसको, अभी मेरा इंटेंशन था क्या उसको जान के मारना, तो मैंने ऐसा टपली मारा, तो मुझे क्या मर्डर के लिए अंदर भेजेंगे क्या? उधर मेंस रिया नहीं है, मतलब खुद की सेफ्टी के लिए भी अगर कोई हाँ खुद की सेफ्टी के लिए भी मारा तो भी मेंस रिया नहीं है। देयर वाज नो इंटेंशन टू किल दैट पर्सन, तो सेल्फ डिफेंस में भी तो मारा ना, नहीं मारने का इंटेंशन नहीं था, खुद को बचाने का इंटेंशन था, इसलिए मर गया। मेंस रिया नहीं है, क्रिमिनल पनिशमेंट के लिए ये होना चाहिए मेंस रिया, सिविल में नहीं। सिविल में गलती से भी तेरा दुकान में गया, परफ्यूम की बोतल फूट गई, नो मेंस रिया, मेरी गलती नहीं है, खुद गलती से ना, और वो तेरा आर्गुमेंट ग्रेविटी, कोई इंटेंशन नहीं था, वो सिविल है, पैसा रिलेटेड सिविल, उसमें ये नहीं चलता, क्रिमिनल में ये चलता है, ये होगा तो ही पनिशमेंट, अदरवाइज एक्सीडेंट में भी मरता है ना, थोड़ी बहुत ऐसी बहस हुई और उसमें मर गया। अब नवजोत सिंह सिद्धू, उसके हाथ से खून हुआ था, बहुत साल पहले की बात है, गाड़ी इधर कुछ, गाड़ी में कुछ होता है ना, मतलब गाली गलौज थोड़ा, गाड़ी इधर क्यों लगाई, ये क्यों लगाई, टच क्यों किया वगैरह वगैरह ऐसा, तो उसने उसको झापड़ा और वो मर गया। सिद्धू है ना, मतलब वो तो मर गया उधर ही, ऐसा बोलता है वो कि खाली झापड़ मारा और मर गया। अब ये कोर्ट में उसने प्रूव कर दिया कि देयर वाज नो, अब मरा, मैंने मारा इसके बाद ही मरा, लेकिन मेरे मारने से नहीं मरा, वो पहले से वीक था। दूसरी बात है कि देयर वाज नो इंटेंशन टू किल दैट पर्सन, ऐसा झापड़ मारूंगा और मरेगा किसको पता होता है, तो छूट गया, ऐसा कुछ हुआ होता है, समझा, इसको कुछ पनिशमेंट छोटी मोटी दी या फाइन देके मेंस रिया होता नहीं होना, अगर नहीं है मेंस रिया तो पनिशमेंट नहीं होती क्रिमिनल में। तो ये क्यों बोला, क्योंकि आएगा सिलेबस में कभी ना कभी, नहीं तेरा नाम है इसलिए नहीं बोला, रिया मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। वर्ड है फिनिश हो गया, दो तीन छोटी मोटी चीजें तुम बाद में करते, दो तीन छोटी मोटी चीजें, जैसे एक तो पहले ही हो गया है नेसेसरीज, याद है, तो नेसेसरीज अगर माइनर को सप्लाई करो तो उसकी प्रॉपर्टी लायबल खत्म, डिटेल मत जाना, वो तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट में है ऐसे, इफ यू सप्लाई नेसेसरीज टू माइनर देन यू कैन रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। फिर माइनर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और माइनर्स बेनिफिट, एसी ऑफ कर दे, सॉरी स्विच टच कर, लिखा हुआ है डोंट टच इट, कुछ किया मैंने गड़बड़, ऑन कर दिया, अच्छा ऐसा, सॉरी, हाँ अच्छा ऐसा हो सकता है कि ये माइनर है, इसका पॉलिसी इसके डैड को निकालने, इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बेस में होगा, फादर है इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन बेनिफिशियरी कौन होगा, ये कौन रहे तू, हाँ
समझा? तो ये कौन है? बेनिफिशियरी। तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कोई भी करे, चाचा करे, मामा करे, पापा करे, मम्मी करे, कोई भी करे। मतलब इंटरेस्ट के बाहर, फैमिली के बाहर नहीं हो सकता। नहीं, कोई भी हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस हो गया फैमिली इंश्योरेंस नहीं हो सकता, सॉरी, यस यू आर राइट, इंश्योरेंस नहीं हो सकता, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अरे तुमको कोई गिफ्ट देना है इसको, अब मैं दूर का कोई रिलेटिव हूँ, बहुत दूर का हूँ, फैमिली मेंबर्स में तो आता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है, इंश्योरेंस नहीं कर सकता, करेक्ट, लेकिन बाकी छोटे मोटे कोई चीज तो कर सकता हूँ ना तेरे बेनिफिट के लिए, बिल्कुल अलाउड है। या ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, अचानक डी की डेथ हो गई, डी का बेटा स्मॉल डी माइनर है, समझा? अब एबीसी ने मिलकर डिसाइड किया कि हम जो भी है जस्ट बिकॉज ऑफ डी बेचारा नहीं रहा, क्यों ना नए फॉर्म में डी के बेटे स्मॉल डी को शेयर दे दे, समझा? अब यहाँ पे माइनर डी है, वो पार्टनर नहीं है, कौन बनेगा? बेनिफिशियरी, समझा? So there cannot be a contract with minor, but there can be a contract for the benefit of a minor. Minor cannot become a partner, but minor can become a beneficiary in the existing partnership form. So with the permission of all partners. सर मम्मी तो बन सकते हैं ना वो पार्टनर। हाँ, 18 years completion के बाद तो इनके तरह वो तो अगेन वही हो जाएगा, बड़ा डी बन जाएगा। अब तो स्मार्ट डी है ना, समझा ना? अब कब डिसाइड करेगा वगैरह वो पार्टनरशिप एक्ट में आता है, क्लियर है? हाँ बस हो गया, अभी बाकी पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर और ये भी